यूपी की सियासत फिलहाल हाई वोल्टेज है और सत्ताधारी दल बीजेपी पूरे लाव लश्कर के साथ में डबल इंजन की सरकार और मोदी योगी के चेहरे और अमित शाह की रणनीति के सहारे फिर से इतिहास रचने को तैयार है। लेकिन कई बार सामने वाले से ज्यादा लड़ाई अपने खेमे में हो रही होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि निशाना कोई होता है, मोहरा कोई और ये जो अंदरूनी चोट होती है ये सामने वाले यानी प्रतिद्वंदी के जो आरोप प्रत्यारोप या जो वार पलटवार होते हैं उससे कहीं ज्यादा घातक होती है। तो सियासत के इसी विचित्र रूप पर करेंगे राज की बात, लेकिन पहले चलते हैं लखीमपुर खीरी। याद करिए जो कुछ भयावह हुआ था लखीमपुर खीरी में, जहां के सांसद अजय मिश्र टेनी फिलहाल गृह राज्य मंत्री हैं। आरोप है कि टेनी के बेटे की थार वहां किसान आंदोलनकारियों को कुचलते हुए चली गई, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने पीट कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार डाला। इस रौंदने और पीटने में 8 जाने चली गई। यूपी की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दावा किया गया कि कैमरे के सामने लोगों को कुचलती जीत अजय मिश्रा टेनी के बेटे मोनू मिश्रा की थी। इस घटनाक्रम के बाद सियासत भी भरपूर हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची तो सपा अध्यक्ष अखिलेश ने भी जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जैसे तैसे तनाव कम हुआ। मोनू मिश्रा जो कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर भी दर्ज हो गई और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कानून वापस ले लिए। किसान भी धरना छोड़कर वापस अपने घरों की तरफ लौट गए। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, शांत नजर आ रहा था। इसी बीच यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी है, उसने कह दिया कि ये हत्या गैर इरादतन नहीं बल्कि साजिशन है। फिर क्या था, सियासत फिर सरगर्म। किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, इस बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, बस फिर क्या था, फिर से सियासत गर्म हो गई। संसद भी सर्दियों में सरगर्म हो गई। टेनी के इस्तीफे की मांग बुलंद हुई। इसी बीच गृह राज्य मंत्री का दबंगई वाला एक और चेहरा सामने आ गया। वह एबीपी के रिपोर्टर को धमकाते हुए और गाली गलौज करते हुए दिखे। पूछो, आप क्या सीट लगेंगे? मामला और तूल पकड़ गया। इस्तीफे की मांग और बुलंद। राजनीति में दबंगई के इस चेहरे की लानत मलानत सबने की, मगर तमाम शोर शराबे के बावजूद टेनी को मंत्री पद पर केंद्र सरकार ने बनाए रखा। ये सब सामने होते दिख रहा है, लेकिन राज की बात वास्तव में बीजेपी की यूपी में सियासी वर्चस्व की दिग्गजों की लड़ाई है, जो तमाम पर्देदारी के बाद भी दिखी जा रही है। जब एबीपी के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी के मामले में आला कमान ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को फटकारा, तो उसके बाद वो टूटकर रो पड़े और उन्होंने आला कमान से कह दिया कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि उनको और उनके बेटे को सिर्फ राजनीति की वजह से ही फंसाया जा रहा है। हालांकि आला कमान ने इस पर कुछ नहीं कहा, उनसे संयत रहने को जरूर कहा गया, लेकिन यहां यह बताना जरूरी है कि जिस एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये सारा बवाल हुआ है, वो यूपी सरकार द्वारा ही गठित है। 120B यानी साजिश के साथ साथ 304 को बदलकर धारा 302 के तहत टेनी के बेटे पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। यहाँ जानना जरूरी है कि साजिश वाली धारा 120B के आने के बाद गृह राज्य मंत्री तक भी आंच जा सकती है। साजिशन हत्या के मामले में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। ये किसी से छिपा नहीं है कि टेनी की करीबी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से है। खास बात यह है कि जिस दिन 4 अक्टूबर को यह घटना हुई थी, उस दिन मौर्य ही वहां सभा करने जा रहे थे, जिसके बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ था। यहाँ यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अकेले ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार भले है, लेकिन वो चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ही लड़ने की बात करते हैं। उनसे जब साफ साफ सवाल पूछा गया था
कि चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, तो उस पर भी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कमल के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव में। राज की बात यह है कि इन्हीं सब समीकरणों के मद्देनजर फिलहाल बीजेपी नेतृत्व ने टेनी से इस्तीफा न लेने का मन बनाया हुआ है। टेनी को यह जरूर कह दिया गया है कि वो लो प्रोफाइल रहे, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ना जाएं, और जिस तरीके से उनके तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम फिलहाल निरस्त किए गए हैं, ये उस बात की पुष्टि भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा लग रहा है बीजेपी नेतृत्व को कहीं वो सियासत का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। राज की बात यह कि टेनी के शुभचिंतक बड़े नेताओं ने एसआईटी की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि जिस तरह से घटना थी उसमें दोनों तरफ से लोगों की जान गई। ऐसे में टेनी पर हमला वास्तव में पार्टी के अंदर किसी और समीकरण या सियासी पेंच की तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान कानून वापस लेने पड़े, उसके बाद अब टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद सरकार के झुक जाने का जो संदेश जाता, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप मानकर चलिए कि इसी वजह से फिलहाल टेनी सबसे ज्यादा बचे हुए हैं। राजनीति में हमेशा आगे बढ़ना ही फायदेमंद नहीं होता है। कई बार पीछे रहकर या हारते हुए दिखकर भी जंग की जमीन तैयार की जाती है। बात पंजाब की लीजिए। जिस पंजाब में बीजेपी के चुनाव लड़ने के लाले पड़े थे, अब वो वहां पर नए समीकरणों के सहारे सारे खेल ध्वस्त करने जा रही है। और खास बात ये, राज की बात भी यही कि ये सारा खेल होगा उन चेहरों पर जिन चेहरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुका दिया, तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया। वही बीजेपी की संभावनाओं के खेवनहार बन सकते हैं। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों किसान कानून वापस लिए थे, तो उस समय आंदोलनकारियों से लेकर विपक्ष तक में जश्न मना था। किसी ने इसे संघर्ष और सत्य की जीत करार दिया, तो किसी ने अहंकार व दर्प चूर होने की बात कही। मोदी के बारे में जो छवि थी कि वो एक बार आगे बढ़ने के बाद फैसला वापस नहीं लेते, वह टूटी। कानून वापस लेते समय मोदी ने अपनी व्यवस्था भी जताई कि देश हित में कानून लाए थे और देश हित में वापस भी ले रहे हैं। उन्होंने माना कि वह किसानों को समझा नहीं पाए। यहाँ यह समझना जरूरी है कि मोदी ने यह फैसला भी मुतमईन होने के बाद ही लिया था कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा। हालांकि 1-2 गुटों ने ये किसान आंदोलन आगे जारी रखने की मांग की और पूरा जोर भी बनाया। उनका कहना था कि एमएसपी व किसानों से जुड़े सारे मुद्दों को एक बार में सलटा ही लिया जाना चाहिए। लेकिन कानून वापस लेने के बाद ये धरना प्रदर्शन खत्म हो जाए, ये प्रबंधन सरकार पहले ही कर चुकी थी। और ये प्रबंधन सिर्फ धरना प्रदर्शन तक ही नहीं था, पंजाब के चुनावों को लेकर भी था। कैप्टन अमरिंदर की पार्टी के साथ में बीजेपी का गठबंधन हो ही गया है। साथ ही शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक सुखदेव ढींडसा के साथ भी गठबंधन होने जा रहा है। तो बात इन्हीं समीकरणों को लेकर कि कैसे मोदी का ये प्लान जो उनके खिलाफ था वो उनके पक्ष में जा सकता है। राज की बात यह है कि बीजेपी ने हिंदू बहुल क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट अपने पास रखने को कहा है। कैप्टन से गांवों की तरफ फोकस करने को कहा गया है। वैसे यहाँ बताना जरूरी है कि किसान आंदोलन के असली शिल्पकार पंजाब के मुख्यमंत्री रहते कैप्टन अमरिंदर ही थे। अमरिंदर जब सीएम पद से हटे और कांग्रेस से बाहर आए, तो उन्होंने साफ कह दिया था कि बीजेपी से बिना कानून वापस लिए आंदोलन खत्म नहीं हो सकता। उन्होंने कानून वापस लेने के बाद पंजाब में बीजेपी के लिए संभावनाएं खुलने की बात कही थी। प्राइम मिनिस्टर ने ये जो फैसला किया और अनाउंस किया कि तीनों जो कानून किसानों के खिलाफ थे वो उन्होंने वापस ले लिए। वो तो पहले, आज से मैं तो 3 महीने से कह रहा हूँ कि हम जब मैंने कहा था पहला है किसानों का मसला, उसके बाद हम आपके साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। वरना सच्चाई तो ये थी कि बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव प्रचार लायक भी नहीं बचे थे। खुद पंजाब का बीजेपी नेतृत्व भी यही मानने लग गया था। अब सीमावर्ती इलाका होने के नाते बीजेपी के लिए सियासी नहीं बल्कि सामरिक रूप से भी यहाँ दखल रखना जरूरी है। कैप्टन अमरिंदर जट सिख होने के साथ साथ राष्ट्रवादी छवि के भी हैं। जट सिखों के बीच पैठ होने के साथ साथ राष्ट्रवादी विचारों के चलते बीजेपी को यह समीकरण मुफीद लगता है।
साथ ही कम से कम बीजेपी चुनाव लड़ने की स्थिति में आ गई है। तय है कि हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, हम साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी सारे विषयों पर, सीट शेयरिंग और इन विषयों पर एप्रोप्रिएट टाइम पर हम आप सबको सूचित करेंगे। राज की सबसे अहम बात, कैप्टन अमरिंदर से बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि जो उनके खाते में सीटें हैं, उन गांवों वाली सीटों पे वो किसान चेहरों को ज़्यादा से ज़्यादा जगह दें। वैसे राज की बात यह भी है कि कांग्रेस ने भी किसान आंदोलन के चेहरों को ही तरजीह देने की रणनीति बनाई है। तो जाहिर तौर पर इन चेहरों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के खेमों में अच्छा खासा युद्ध होने वाला है। लेकिन पहली पांत के न सही, लेकिन जो दूसरी जगहों पर दूसरी पांत के छोटे नेता हैं और उनका थोड़ा भी प्रभाव है, उनको भी टिकट देकर बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर समीकरण प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। चुनाव उत्तर प्रदेश का है, लेकिन इसके नतीजे देश के भविष्य को भी तय करने वाले हैं और इसका बड़ा असर डालने वाले हैं। और ये बात सिर्फ विश्लेषक, पत्रकार या राजनीतिक दल दूसरे नहीं कह रहे हैं, खुद बीजेपी भी यही कह रही है कि 2024 के नतीजे 2022 में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। लेकिन राज की बात आज की जो हमारी है वो इस बात पर है कि कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव से तीसरा मोर्चा, यानी जो गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस दलों का होगा, उसकी झलक दिखाई पड़ने लग जाएगी और नतीजे इसका आकार, प्रकार और भविष्य तय करेंगे। योगी नहीं है, उत्तर प्रदेश के लिए अनुपयोगी है। और भारतीय जनता पार्टी को वो सूची जारी करनी चाहिए जिसमें उत्तर प्रदेश में माफियाओं की सूची हो। राज की बात यह है कि भले ही यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव अखिलेश लड़ रहे हों, लेकिन दूसरे राज्यों के बड़े छत्रप भी देश के सबसे बड़े सूबे में पूरी रुचि बनाए हुए हैं। मोदी शाह की जोड़ी का तिलिस्म तोड़ने के लिए स्थानीय छत्रपों ने राज्यों से बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस ने ये किया, उसके बाद हौसला और बढ़ा है। उस समय तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ साथ मराठा छत्रप एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार लगातार उनके साथ खड़े रहे। अब यूपी में भी पवार और ममता की वो जोड़ी जिसने अपने अपने राज्यों में बीजेपी को पटकनी दी, वह अखिलेश के पीछे खुलकर खड़ी हो गई। राज की बात में हमने आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय ही बता दिया था कि इन नतीजों के बाद में कैसे ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश की मदद के लिए जाएंगी, और देखिए वो होने भी जा रहा है। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि ममता यहाँ पर अखिलेश के समर्थन में प्रचार तो करेंगी, लेकिन उनकी ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उनको सीट मिले। हालांकि प्रतीकात्मक रूप से एक सीट उनको समाजवादी पार्टी दे सकती है। अलबत्ता एनसीपी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें कम से कम मिलना तय माना जा रहा है। वैसे तो इन दोनों दलों के वहां चुनाव लड़ने या होने से नतीजों पर भले ही बड़ा फर्क न पड़ता हो, लेकिन 2022 का चुनाव 2024 का संकेत है और लक्ष्य भी वही है। कांग्रेस बिना विपक्ष की एकता नहीं हो सकती, लेकिन ये भी सच है कि यूपीए के बाहर लगभग 150 लोकसभा सदस्य हैं जो यूपीए का भाग नहीं। सामूहिक नेतृत्व करके कलेक्टिव लीडरशिप में कोई मोर्चा बने, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। राज की बात यह कि पहले शरद पवार की पार्टी के नेता नवाब मलिक ने विपक्षी मोर्चे में कांग्रेस के भी रहने की बात की थी। इससे माना जा रहा था कि पवार भी चाहते हैं कि विपक्ष का जो भी स्वरूप बने उसमें कांग्रेस भी हो। हालांकि महाराष्ट्र में एनसीपी ने शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनवाई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए एक तरह से एनसीपी की तरफ से आए इस बयान से एक राहत की बात थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी लग रहा था कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल होने के नाते वह केंद्र में रहेंगे और मोदी विरोधी मोर्चा तैयार होगा। कांग्रेस के इस गुमान को प्रत्यक्ष तौर पर अखिलेश ने सबसे पहले तोड़ा। उन्होंने प्रियंका की भरसक कोशिशों के बावजूद कांग्रेस का हाथ नहीं थामा। झल्लाई प्रियंका ने ताबड़तोड़ वार किए, लेकिन अखिलेश टस से मस्तक नहीं हुए और उन्होंने छोटे छोटे दलों जैसे रालोद और सुहेलदेव पार्टी और अब अपने चाचा की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के साथ भी अपना कुनबा बढ़ाना जारी रखा है। पार्टी ने लगातार प्रयास किया है, कोशिश की है कि क्षेत्रीय दल और जो छोटे दल हैं उनको साथ लिया जाए।
और उसमें कई दल समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं। जो क्षेत्रीय दल हैं उनको जोड़ा जाए और स्वाभाविक है कि चाचा का भी एक दल है, उस दल को भी साथ लाने का काम करेंगे। राज की बात यह कि क्षेत्रीय दलों ने देश की सियासत का मिजाज भांपते हुए फिलहाल कांग्रेस से रणनीतिक तौर पर किनारा कर लिया है। मतलब ये कि कांग्रेस जो अपने आप में मानकर चल रही थी कि एंटी मोदी न्यूक्लियस में वह केंद्र में रहेगी, उसे छत्रप बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। इसीलिए पहले तृणमूल ने कांग्रेस को जगह जगह तोड़ना शुरू किया। एनसीपी ने इस पर मौन धारण किया। एनसीपी और तृणमूल के खास प्रशांत किशोर पीके, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस के खेवनहार बनने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी कांग्रेस पर सीधा प्रहार कर विपक्ष का मुख्य चेहरा बनने की कोशिशों पर पलीता लगा दिया। खास बात यह कि एनसीपी और तृणमूल ही नहीं बल्कि तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रही डीएमके के अध्यक्ष और उसके मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी कहा कि यह जरूरी नहीं कि विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस ही करे। मतलब साफ है कि स्थानीय छत्रप अपने अपने स्तर पर तीसरे मोर्चे को धार देने में जुट गए हैं। लेकिन ये तभी संभव हो सकता है जब यूपी में कोई चमत्कार हो और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना आए। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, ये तस्वीर भी स्पष्ट होती जा रही है कि वहां मुकाबला समाजवादी पार्टी के साथ में ही भारतीय जनता पार्टी का है। ऐसे में तमाम छोटे दल और कुछ नए खिलाड़ी भी जो भाजपा से विरोध रखते हैं, वे अखिलेश के साथ जाकर साइकिल की सवारी कर अपना खाता खोलना चाहते हैं। ऐसा ही एक दल है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने इसके लिए अखिलेश पर पूरा दबाव बनाकर रखा हुआ है। लेकिन राज की बात हम आपको बता दें कि अभी अखिलेश बिल्कुल हाथ नहीं रखने दे रहे हैं और यदि ये समझौता नहीं हो पाता है तो शायद ही आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनावी महासमर में दिखाई भी पड़े। अखिलेश यादव पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। अखिलेश एक तरफ धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर भी रणनीति बन रही है। आपको सपा अपने साथ नहीं सटने दे रही, ये बात भी सामने आ ही गई है। हालात ये है कि आपको यूपी के प्रभारी महासचिव संजय सिंह कई बार कोशिश करने के बावजूद अखिलेश से बातचीत करने में नाकाम रहे हैं। लिहाजा आपने भी अब सपा पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस वाला खेल खेलने की कोशिश शुरू की है। वो खेल ये कि ज़्यादा सक्रियता दिखाकर किसी भी तरह यूपी में जिन सीटों पर सपा बहुत कमज़ोर रही है, उनमें 6-7 सीटों पर भी बात बन जाए तो वह गठबंधन के लिए मान जाएगी। यहाँ दीगर है कि सपा अध्यक्ष को आपने ऐसी 30 सीटों की सूची सौंपी थी जो पिछले 4-5 बार से सपा कभी नहीं जीती और पिछले चुनावों में चौथे या तीसरे नंबर पर रही है। अखिलेश यादव ने आम आदमी पार्टी की तरफ से दी गई सूची तो रख ली और वो मिल भी लिए, लेकिन अखिलेश का स्पष्ट मानना है कि इससे कोई भी फायदा साइकिल यानी समाजवादी पार्टी को नहीं होने जा रहा है। और अखिलेश इस मामले में पूरी तरीके से स्पष्ट हैं। पहली बात तो ये कि वो दीर्घकालिक राजनीति कर रहे हैं, तात्कालिक नहीं। और आम आदमी पार्टी कहीं से भी उनको फायदा देते नहीं दिखाई पड़ रही है। जो भी फायदा होगा, खाता खुलेगा या वोटों का प्रतिशत बढ़ेगा, वो आम आदमी पार्टी का होगा। तो अखिलेश अपने मीडिया ग्लैमर में जरा भी कमी नहीं होने देना चाहते, इसके लिए किसी और प्लेयर को वो गुंजाइश भी नहीं दे रहे। अखिलेश के इस रुख ने यूपी में बेहद आशावादी हो रहे संजय सिंह को अजीबोगरीब स्थिति में फंसा दिया है। यूपी के मुद्दों पर संजय सिंह चाहे अयोध्या में जमीन का मुद्दा हो या अन्य मसले, उस पर बात तो कर रहे थे, लेकिन वो कहीं भी राज्य की सियासत में अपना प्रभाव डालने में अभी तक असफल रहे थे। यहाँ तक कि अयोध्या आरती करने भी अरविंद केजरीवाल पहुँच गए, लेकिन सरयू के तट पर उन्हें यह आभास हो गया कि यूपी में झाड़ू तितर बितर हो जाएगी। राज की बात यह कि जिस तरह से यूपी के सर्वेक्षण आ रहे हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यूपी में चुनाव न लड़ने का फैसला कर लिया था। राज की बात यह है कि आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने
यूपी में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से आतुर संजय सिंह से साफ साफ कह दिया है कि अगर समझौता अखिलेश से नहीं हो पाता है तो किसी भी कीमत पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, क्योंकि केजरीवाल की दिक्कत यह है कि वो जानते हैं कि हर सर्वे में उनके पास 1% से भी कम वोट जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में सीटें भले ना आए, लेकिन अगर वोट प्रतिशत इतना कम होता है तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की संभावनाओं को और छवि को धक्का पहुंचता है। इसीलिए संजय सिंह ने अब 2 जनवरी को लखनऊ में बड़ी रैली करने का संकल्प लिया है। मतलब प्रियंका गांधी वाली रणनीति है कि आप रैली करके ऐसा संदेश दो कि बीजेपी विरोधी वोट बटेगा तो नुकसान अखिलेश का होगा। लेकिन सवाल यह है कि जो अखिलेश कांग्रेस के झांसे में नहीं आए वो आम आदमी पार्टी को कितना भाव देंगे, और ऐसी स्थिति में वहां पर झाड़ू चुनाव चिन्ह दिखाई पड़ना कठिन ही दिखाई पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।